क्या आप जानते हैं इसराइल फ़लस्तीन मामले में इसराइल को एक बहुत बड़ा झटका पड़ा है। वो झटका ऐसा है कि जिसके बाद से इसराइल अपने आप को एक तरफ से इस युद्ध में या इस नरसंहार में असुरक्षित सा महसूस कर रहा है। और वो फ्रंट कौन सा है, वो किस तरफ से अपने आप को इसराइल कमज़ोर या सुरक्षित महसूस कर रहा है, वो है यमन की तरफ का हिस्सा यानी रेड सी का इलाका। रेड सी में अब तक जो हूतीस की तरफ से हमले थे उनको रोकने के लिए, इसराइल की सहायता के लिए यूरोपियन यूनियन की तरफ से जर्मन नेवी के जहाज थे। और जर्मन नेवी के जहाज उस हर हमले को रोकने की तैयारी में लगे रहते थे पिछले 1 साल से। लेकिन अब 1 साल होने के बाद जर्मन नेवी ने जो फैसला लिया है वो इसराइल के लिए बड़ा घातक है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि ये समझ लीजिए कि यमन की तरफ से जो हमले इसराइल पे हो रहे थे उनको रोकने के लिए जो यूरोपियन यूनियन की तरफ से जर्मन नेवी थी, अब वो जर्मन नेवी वहां पे नहीं रहेगी। अब मामला सीधे इसराइल और यमन का है और रेड सी बीच में है। और हमले जो हैं उनको इंटरसेप्ट करने के लिए, उनको रोकने के लिए जो जर्मन नेवी थी वो अपनी वापसी की तैयारी कर चुकी है और निकल चुकी है। जर्मन नेवी का जाना यमन के लिए एक तरह से अधिकृत तौर के ऊपर एक कामयाबी है, एक ऑफिशियल विक्ट्री है। जर्मन डिफेंस मिनिस्टर जो हैं बोरिस पिस्टोरियस, उन्होंने कहा है कि जर्मन जो नेवी है वो नाकाम रही है या वो अटैक्स को रोकने में या कम करने में यमन की तरफ से। तो तकरीबन 1 साल के बाद यूरोपियन यूनियन नेवल ऑपरेशंस के तहत जो वेस्टर्न शिप्स का फ्लीट था वो अब कंट्री इसराइल को बचाने के लिए वो अब जर्मनी वापस लौट रहा है। युद्ध ख़त्म नहीं हुआ है, युद्ध बढ़ रहा है। ग्रेटर इसराइल की सनक जो है इसराइल को बहुत बाहर अपनी हदों से लेके जा रही है। और ऐसे में यमन की तरफ से यूरोपियन यूनियन की जो तैनाती थी उसका ख़त्म होना, रेड सी को खाली करना और हौतीस को फ्री स्पेस मिलना या ओपन स्पेस मिलना और बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के हमले का मौका मिलना, ये आप सोचिए इसराइल के लिए कितना घातक होगा। और ये किसी और ने नहीं कहा है, जर्मन डिफेंस मिनिस्टर बोरिस पिस्टोरियस ने कहा है। अब ऐसे में क्या होने वाला है, क्या होगा, ये इसराइल के लिए चिंता का विषय है। गाज़ा में हमास ने लगभग कल जिस तरह से जो इज़राइल डिफेंस फोर्स का सबसे बड़ा अधिकारी था उसको हमास के लड़ाके जो अल कसाम ब्रिगेड के थे उन्होंने लगभग एलिमिनेट कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। जिस घर में वो मौजूद था उस घर की जानकारी इनके पास थी। 4 घोस्ट जो बटालियन है उसके सैनिक मारे गए इसराइल के, और थोड़ी देर पहले जो IDF चीफ था वो वहाँ से निकल गया। तो हमास भी भारी पड़ रहा है इसराइल के लिए। और लेबनान तो वैसे ही एक तरह से ग्रेवयार्ड ऑफ वॉर बना हुआ है वहाँ, और वो भी उसको नुकसानदेह बन रहा है। हिंसा मैं फिर कहूँगा हल नहीं था। इसराइल से सबसे पहले लोगों ने ये बात कही और भारत ने तो कहा कि डायलॉग की ज़रूरत है दोनों देशों के बीच में, लेकिन इसराइल की सनक उसको ले डूबी है। और अब ये फ्रंट जो हूतीस का है यमन की तरफ से वो बहुत ज़्यादा घातक होने वाला है, ऐसा हर कोई कह रहा है। यहाँ तक कि इसराइल का जो एक अखबार है, बड़ा अखबार जिसका नाम है येदियोत अहरोनोत, ये वहाँ का बड़ा अखबार है। इसका फ्रंट पेज देखिए क्या कहता है। इसका फ्रंट पेज कह रहा है, जो हिब्रू में लिखा हुआ है, कि बहुत मुश्किल है डेटा जमा करने में, क्योंकि अक्टूबर में ही 64 सैनिक और 24 इजरायली सेटलर्स जो इसराइल के नागरिक थे जिनको बसाया गया था वो मारे गए हैं। सिर्फ अक्टूबर में, 1 महीने में, पिछले महीने में 64 सैनिक इसराइली डिफेंस फोर्स के और 24 इसराइल के नागरिक जो वहाँ बसाए गए थे बाहर से इलाके, वो मारे गए हैं। 4600 मिसाइल्स और ड्रोन्स जो हैं वो इसराइल के ऊपर लॉन्च की गई हैं। 14,000 अलार्म्स बजे हैं मिसाइल्स की, जो चेतावनी देने के लिए बजते हैं उनके डिफेंस सिस्टम में। 101 बंधक जो हैं वो अभी भी वहाँ पर बंधे हुए हैं। कहाँ पे? गाज़ा में, इसराइल के नागरिक जो हैं। ऐसे में हालात कितने भयावह हैं। नेतन्याहू का विरोध सर चढ़ के बोल रहा है पूरे इसराइल में। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसके बाद से ही हंगामा शुरू हो गया है। और ये एक और चीज़ है जो अभी किसी ने मुझे भेजी, एप्को वर्ल्ड वाइड, ब्रेकिंग लॉबी फर्म एप्को वर्ल्ड वाइड हैज़ ड्रॉप्ड देयर लॉन्ग स्टैंडिंग क्लाइंट एल्बिट सिस्टम्स, इजराइल्स बिगेस्ट वेपन्स फर्म, अकॉर्डिंग टू द UK बेस्ड पैलेस्टाइन एक्शन ग्रुप। एप्को जो दुनिया भर में जिसका बहुत बड़ा क्लाइंट था इसराइल,
एल्बिट सिस्टम, जो इसराइल का सबसे बड़ा हथियार की कंपनी है, उसको उसने लिस्ट से हटा दिया है। मतलब आर्थिक झटका इसराइल के ऊपर ये सबसे बड़ा पड़ा है कि आपको वर्ल्ड वाइड का इसराइल के सबसे बड़े हथियार निर्माता का नाम अपनी लिस्ट में से हटा देना। तो ये खुद अपने आप में बता रहा है कि ये दिवालिया होने की तरफ इसराइल की वो तमाम चीज़ें हैं। इसमें चाइना ने भी एक झटका दिया है, सैंक्शन लगाए हैं यूएस ड्रोन मेकर जो है स्काईडियो, उसके ऊपर चाइना ने सैंक्शंस लगाए स्काईडियो के ऊपर, जो सबसे बड़ा ड्रोन मैन्युफैक्चरर है यूएस का, और सारे सप्लाईज जो बैटरीज और तमाम एक्सपोर्ट्स में ज़रूरत थी वो सब रोक दी है इसको। स्काई ड्रोन जो सप्लाई करता है ड्रोन्स को, वो यूक्रेन और ताइवान को करता है, जिसमें सीधे तौर के ऊपर यूएस सपोर्टेड लड़ाई चल रही है। अब ऐसे में ये झटका इजराइल को भी पड़ेगा, इसका आपको अंदाज़ा होगा ही। लेकिन तमाम चीज़ें जो हैं वो आज की तारीख में बहुत अनप्रेडिक्टेबल हैं। इजराइल ने नेटफ्लिक्स से जो फ़िलिस्तीन को लेकर डॉक्यूमेंट्रीज थी उनको हटाने में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन जो नेटफ्लिक्स ने हटाया है, अब उन स्टोरीज़ को एक ईरानियन वीडियो ऑन डिमांड करके है VOD प्लेटफॉर्म, उसके ऊपर रिलीज़ करने का अनाउंसमेंट किया है। तो 24 वीडियोस अम्मार यार है जिसने अनाउंस किया है कि वो सारी वीडियोस ऑनलाइन व्यूइंग के लिए ईरानियन प्लेटफॉर्म के ऊपर दिखाई जाएंगी। जिस आवाज़ को इजराइल ने दबाने के लिए नेटफ्लिक्स का इस्तेमाल किया, उस आवाज़ को उठाने के लिए ईरान का एक नेटफ्लिक्स जैसा ही प्लेटफॉर्म है वो आगे आया और उन तमाम वीडियोस को अब वो अनाउंस करने के लिए तैयार है, रिलीज़ करने के लिए तैयार है, जो खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा झटका बताया जा रहा। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो बहुत बड़ा विषय बनी हुई हैं। ऐसे ही ईरानी जो औरतें हैं, उन्होंने अभी भी जो है अपना सोना चांदी डोनेशन के अंदर आज भी लगी हुए हैं, वो लाइन में लग के डोनेट कर रही हैं। आप ये वीडियो देख सकते हैं। अभी भी ईरान की महिलाएं जो हैं वो लेबनान के लिए जो युद्ध चल रहा है, गाज़ा के लिए भले ही नहीं आए वो लोग आगे, लेकिन लेबनान के लिए ज़रूर आए हैं और सोना चांदी अपना देने के लिए इस तरह से कतार में लगे हैं, जो मैंने आपको दिखाया। इस वीडियो को आगे ज़रूर बढ़ाइएगा और लोगों को बताइएगा कि कैसे अब रेड सी को खाली कर रहा है यूरोपियन यूनियन का नेवल मिशन, ये बता के जर्मन डिफेंस मिनिस्टर कि हम नाकाम हो गए हैं हमलों को रोकने या कम करने में भी। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।